अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक सवाल क्लास में कराया था और एक मैंने होमवर्क दिया था। इंटीग्रेटेड का सवाल होमवर्क दिया था, उसमें टी अकाउंट्स बनाने थे और मिसिंग फिगर्स फाइंड करनी थी। और एक मैंने फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर का सवाल क्लास में किया था। तो जो क्लास में किया था वो तो ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया था, आखिरी 2 एंट्रीज रह गई थी, वो आपने करनी होंगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। और जो इंटीग्रेटेड का होमवर्क दिया था वो उसमें मिसिंग फिगर्स फाइंड होनी थी। और मिसिंग फिगर्स वैसे तो मेरा ख्याल में समझ आ जाएंगी आपको, क्योंकि जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी नाम लेके एक एक फिगर पूछी हुई थी। और टी अकाउंट्स रिक्वायर्ड टी अकाउंट बनाना नहीं था, लेकिन जो चीज़ें पूछी हुई थी वो टी अकाउंट्स में आया करती हैं। तो जिस तरह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता था ना FAR 1 के अंदर, तो ये उस अप्रोच से चलना था कि एक अकाउंट से फिगर निकलेगी, वो दूसरे अकाउंट में जाएगी, फिर दूसरे से तीसरे अकाउंट में जाएगी। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अप्रोच पे सवाल बना हुआ था, इसलिए हो गया होगा। मुझे इसमें ऐसा कोई मसला नहीं लग रहा जो डिस्कस करूं। फिर भी अगर किसी को मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अब आते हैं तीसरे सिस्टम पे, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम ये है, इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि एक बिजनेस के मुख्तलिफ बिजनेस डिविजन्स हो सकते हैं। एक कंपनी के मुख्तलिफ बिजनेस डिवीजन हो सकते हैं, बिजनेस एरियाज हो सकते हैं जो प्रॉफिट कमा के देते हैं, प्रॉफिट सेंटर्स भी कह सकते हैं उनको। जैसे कंपनी है, उसकी 4-5 फैक्ट्रीज हैं। जूते बनाने की फैक्ट्री अलग है, ग्लव्स बनाने की अलग है, जैकेट्स बनाने की अलग है। और हर फैक्ट्री को इस हद तक इंडिपेंडेंट किया हुआ है कि जो उस फैक्ट्री का इंचार्ज है, जो जो उस डिवीजन का मैनेजर है, उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वो प्रॉफिट कमा के दे। ऐसे सेंटर्स, ऐसे डिविजन्स जो चला फैक्ट्री रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट कमा के देने को कहा गया है। और हो सकता है उनके बोनसेस वगैरह भी होते हो सकता है उनके जो मैनेजर्स हैं या जो भी इंचार्ज टीम है उनके, हो सकता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बोनस भी होते हो। कल तक हम ये सीख रहे थे कि फैक्ट्री की बुक्स के अंदर सेल्स वगैरह नहीं रिकॉर्ड हो रही होती। फैक्ट्री की बुक में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं इन्वेंट्री के अकाउंट्स, उसके अलावा एफएच कंट्रोल का अकाउंट बन रहा है, वेजेस कंट्रोल का अकाउंट बन रहा है। सेल्स वो हेड ऑफिस वाले देखेंगे। लेकिन फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में जहां हो सकता है कि ऐसे डिविजन्स जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के भी जिम्मेदार होते हैं, चला फैक्ट्री रहे होते हैं, यानी उसके अंडर है फैक्ट्री की ट्रांजैक्शंस, लेकिन उसने प्रॉफिट भी कमा के देना है। सेल्स टीम भी उसके अंडर की हुई है कि उसी की मर्जी चलेगी सेल्स टीम के ऊपर। तो उस डिवीजन की फिर अपनी एक प्रॉफिटेबिलिटी होगी, तभी तो उनको बोनस भी मिलेगा। अब वो अपना प्रॉफिट कब निकाल पाएंगे? जब उनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। और फिर सुने, मुझे लगता है मैं कनेक्ट नहीं कर पाया सही।
एक कंपनी के मुख्तलिफ डिविजन्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस एरियाज हो सकते हैं जो फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, और हर फैक्ट्री का अपना इंचार्ज है। जूते बनाने की फैक्ट्री है, ग्लव्स बनाने की फैक्ट्री है, काम उनका प्रोडक्शन करना है, लेकिन अगर उनको प्रॉफिट कमा के देने पे इनाम मिलना है तो फिर सेल्स की टीम भी शायद उनके अंडर हो सकती है। अभी तक हमने ये सीखा था कि सेल्स की एंट्रीज हेड ऑफिस में होती हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम में, और फैक्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन वाले काम की एंट्रीज होती हैं। लेकिन अगर फैक्ट्री के इंचार्ज के अंडर सेल्स टीम भी है, फैक्ट्री के इंचार्ज के अंदर ही ये सारी टीम है जिसने प्रॉफिट कमा के देना है, और उस फैक्ट्री के मैनेजर को कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि तुम जितना प्रॉफिट कमा के दोगे हम उसका तुम्हें बोनस भी देंगे। तो अब ये इंटरनल मैनेजमेंट का मसला है ना, या एक्सटर्नल फाइनेंशियल यूजर्स को बताना है कि फलानी फैक्ट्री वाला कितना कमा रहा है, फलानी फैक्ट्री वाला कितना कमा रहा है, इंटरनल मसला है। तो इस इंटरनल मसले के लिए फिर आपस में इनकी इंटरनल अकाउंटिंग्स होती हैं। तो फैक्ट्री वाला, मकसद क्या है फैक्ट्री वाले का, कि चूंकि उसने प्रॉफिट कमा के देना है तो वो अपने पास सारी ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड करेगा जो प्रॉफिट निकालने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये इसकी अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल यूज के लिए सिस्टम अकाउंटिंग इस्तेमाल हो रहा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलहदा हो जाएगी। अब होगा ये कि जो फैक्ट्री वाला मैनेजर है वो अपने पास सेपरेट डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहा होगा। एक सेपरेट डबल एंट्री सिस्टम है, वहां पर वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं जिससे वो अपना P&L बना सकें। बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ P&L। ये एक सेपरेट डबल एंट्री सिस्टम है जिसमें फैक्ट्री में ही वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं जहां पे वो P&L बना सकें, और इस P&L का ताल्लुक होगा ओनली फॉर इंटरनल यूज। फॉर मैनेजमेंट। इंटरनल यूज से मुराद है सिर्फ ये जो आपस की मैनेजमेंट है, सिर्फ वही इन P&L को देख रहे होंगे। जो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी होती हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का काम होता है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट चीज है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम से डिफरेंट है जो कि हेड ऑफिस वाले मेंटेन कर रहे होते हैं फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। वो कोई और चीज है, यानी वो वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो बचपन से अब तक आपने पढ़ी है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट चीज है।
अच्छा, बैलेंस शीट इसमें नहीं बननी। जब बैलेंस शीट नहीं बननी तो डबल एंट्रीज फिर सारी भी होनी ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर बैलेंस शीट बननी ही नहीं है तो फिर हम डेटर का अकाउंट बनाएं। अगर बैलेंस शीट नहीं बननी तो हम डेटर का अकाउंट बनाएं। नहीं, डेटर का अकाउंट नहीं बनाना हमें, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में आता है। हाँ, इन्वेंट्रीज का अकाउंट वो बनेगा क्योंकि वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए जरूरी होता है। इसी तरह क्रेडिटर्स का अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, कैश बैंक हम नहीं बनाएंगे। तो मसला फिर वही आ जाएगा जो कल सीखा था कि हैं डबल एंट्रीज लेकिन बीच में कुछ अकाउंट्स की जगह खाली रह जाएगी। अब उस खाली जगह को पुर करने के लिए जिस तरह कल एक अकाउंट बनाने सीखे थे उस तरह यहां पर भी एक अकाउंट बनता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक वर्ड मिस कर गया मैं। यहाँ जगह निकाल के ना लिख लीजिएगा। ये जो डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन होता है ना, इसको कहते हैं कॉस्ट लेजर। इसको कॉस्ट लेजर कहते हैं। ये जो हम लोग फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें जो ये डबल एंट्री सिस्टम फैक्ट्री में बन रहा होता है उसको कॉस्ट लेजर बोलते हैं। ये वहाँ लिखना भूल गया मैं। ये कई जगह बनती है, फिट होता है तो करते हैं, कॉस्ट लेजर कहते हैं उसको। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में जो सिस्टम है उसको, जिसमें डबल एंट्रीज हो रही हैं, जिसमें टी अकाउंट्स बन रहे हैं, उसको कॉस्ट लेजर कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट लेजर में चूंकि डबल एंट्रीज हैं लेकिन अकाउंट सिर्फ वो मेंटेन हो रहे हैं जो पी एंड एल से रिलेटेड है, तो डबल एंट्रीज में जगह खाली रह जाया करेंगी। जैसे सेल्स की एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कॉस्ट लेजर में क्या रिकॉर्ड हो रहा होगा, सेल्स या डेटर या दोनों? सेल्स। डेटर तो नहीं ना रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो खाली जगह रह जाएगी। इसी तरह से हमने मटेरियल खरीदना है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, तो क्रेडिटर तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होना, तो क्रेडिट की जगह खाली रह गई। तो अब उस सूरत में जिस तरह हम कल भी एक खाली जगह पुर करने के लिए अकाउंट इस्तेमाल करते थे, यहां पर भी ऐसा ही होगा। उस अकाउंट को कहते हैं जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जीएल एडजस्टमेंट नाम का एक अकाउंट बनाते हैं जो डबल एंट्रीज में जो मिसिंग प्लेसेस हैं उनको फिल करने के लिए काम आता है। मैंने जो अंग्रेजी लिखी है दोबारा पढ़ देता हूं। सिंस डबल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड एट फैक्ट्री but only P&L related accounts are maintained in cost ledger, therefore GL adjustment account is used to complete missing places in double entries. ये सारे में बस मुख्तलिफ पॉइंट्स लिख रहा हूं उसके बारे में।
अच्छा, चूंकि कॉस्ट लेजर का काम होता है P&L बनाना मेनली, और वो भी फॉर इंटरनल मैनेजमेंट यूज, तो जब मैनेजमेंट की अपनी कंपनी, इनके अपने फैसले, तो ज़रूरी नहीं है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इसलिए फॉलो किए जाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन लोगों को देनी होती है ना, उन लोगों को सारी कंपनीज की एक जैसे पैटर्न पे इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ये बात दोबारा सुने, बहुत सारे बिजनेसेस हैं दुनिया में, हो सकता है कि एक मुल्क के इंडिविजुअल्स ने 500 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो, कोई लोकल हो, कोई किसी मुल्क की हो, तो उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझने में आसानी हो, इसलिए सारी कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही पैटर्न पे अकाउंट्स बनाया करें, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अगर किसी का अपना जाती मामला है, जैसे आपने अपना हॉस्टल में, आप में से जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, बल्कि चलो आजकल तो हॉस्टल बंद है, या आप घरों के अंदर जो हिसाब किताब कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स हिसाब किताब कर रहे होते हैं खर्चे का, तो वो हिसाब किताब करते हुए IAS फॉलो कर रहे होते हैं। आपने अपना महीने का जो भी आपका खर्चा है वो आपने अपने पास रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए IAS फॉलो करना है आपने। भैया आपने वो इन्फॉर्मेशन किसी को थोड़ी दिखानी है, वो आपके लिए अपनी जाती इस्तेमाल की है, जैसे मर्जी रूल बनाए, जिसको मर्जी आप एसेट कहें, जिसको मर्जी एक्सपेंस कहें। तो चूंकि यहां पर मेन मकसद इंटरनल मैनेजमेंट यूज ही है, तो इसलिए जो अकाउंटिंग रूल्स फॉलो होते हैं वो इनके अपने इस्तेमाल पर्सनल वाले होंगे। पर्सनल से मुराद ये है, हो सकता है ये इन्वेंट्री का कोई अपना वैल्यूएशन मेथड बना ले, जबकि IAS 2 तो कहता है FIFO लगाएं या वेटेड एवरेज लगाएं, लेकिन चूंकि ये अकाउंट्स अपने मकसद के लिए बना रहे हैं तो ये जो मर्जी वैल्यूएशन मेथड लगाएं। इसी तरह से ये जिसको मर्जी एसेट बोलें, इनको जरूरी नहीं है IAS 16 को मानना, इनकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि ये जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो अपने लिए कर रहे हैं। IAS क्यों लगते हैं? वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है ना। ये जो मर्जी अकाउंटिंग रूल्स बनाए, तो इसलिए चूंकि इसका मकसद कॉस्टिंग P&L है, इस P&L को कॉस्टिंग P&L भी कहते हैं, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ अपना इस्तेमाल है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अपनी मर्जी की अकाउंटिंग पॉलिसीज इस्तेमाल करते हैं। चूंकि इनके अपने इस्तेमाल के लिए अकाउंट्स बनने हैं, तो ये डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बना सकते हैं, मर्जी है उनकी। ज़रूरी नहीं है कि लाजमी बगावत करनी है, बना सकते हैं, मर्जी है। यानी इनका इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड हो सकता है FIFO वेटेड एवरेज के अलावा कोई हो, डेप्रिसिएशन मेथड हो सकता है जो आप लोगों ने सीखे उनके अलावा कुछ हो, तो हो सकता है ऐसा। किसको शो करानी? नहीं 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 नहीं, देखें, एक है इस फैक्ट्री का मैनेजर, एक है कंपनी की टॉप मैनेजमेंट। ये कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने अपने रूल बनाए हुए हैं,
ये नहीं कि हर फैक्ट्री का बंदा अपनी मर्जी के रूल बना के कहता है देखो मैंने 10 मिलियन प्रॉफिट कमाया। ये कंपनी की टॉप मैनेजमेंट, हाँ उनको फॉलो करना। यानी ये जो भी रूल्स बनाएंगे ये टॉप मैनेजमेंट है कंपनी की। अब ये टॉप मैनेजमेंट जो भी अकाउंटिंग के रूल्स बनाएगी वो विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी प्रॉफिट सेंटर्स हैं सब वो फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, अब चूंकि कंपनी की मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इन्होंने बनानी है, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है, और इनके अपने इंटरनल मामलात भी चल रहे हैं, कॉस्टिंग P&L बना रहे हैं, तो एंड पे हो सकता है इनका दिल करे कि हम दोनों प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करके तो देखें कि जो हमारे अपने इंटरनल पर्पसेस में प्रॉफिट्स बन रहे हैं और जो हम इनकम स्टेटमेंट में बना रहे हैं क्या उनमें फ़र्क तो होगा। क्यों फ़र्क होगा? क्योंकि पॉलिसीज फ़र्क हैं, लेकिन फिर भी ये देखें कहीं कुछ हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे, तो वो आपस में रिकंसाइल कर सकते हैं। और रिकंसिलेशन का तरीका क्या होता है कि जिन दो चीज़ों को रिकंसाइल करना होता है उसमें से एक से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंसेस एडजस्ट करते हैं और दूसरे के बराबर आ जाए, इट मीन्स ये दोनों रिकंसाइल हो गए। इसमें आपसे टेस्ट क्या हो सकता है? इसमें आपसे डबल एंट्रीज टेस्ट हो सकती हैं और ये रिकंसिलेशन टेस्ट हो सकती है। चलिए नोट्स पे आ जाए। वो जो कल PDF की फाइल मैंने अपलोड की हुई थी जिससे मैं डबल एंट्रीज पढ़ा रहा था उस पर आ जाए। 2 पेज हो गए थे, तीसरे पेज पे आ जाए। इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग कर लिया था हमने, अब आ जाइए फुली इंटरलॉकिंग पे। पेज नंबर 3 पे आ जाए। एक एक एंट्री बताता जाता हूँ, उसको देखते जाइएगा। जो आसान है वो बता के गुजर जाऊंगा, जो थोड़ी सी नई है वो समझा दूंगा। अब ये सारी एंट्रीज जिस बुक्स में हो रही हैं उसको कॉस्ट लेजर कहते हैं, और ये बुक्स सारी फैक्ट्री में बन रही हैं। और अभी मैंने मिटा दिया या लिखा था कि हम सिर्फ वो टी अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो P&L बनाने के लिए काफ़ी हैं। तो डबल एंट्री में जो खाली जगह रह जाएगी उसको फिर हम GL एडजस्टमेंट नाम के अकाउंट से भरेंगे। जैसे पहली एंट्री, अच्छा अगर आप भूल भाल गए हों तो पहले पेज की एंट्रीज दोबारा देखनी हो तो देख लें, उसको देखने के बाद फिर तीसरे पेज पे आएंगे तो पहला पेज दोबारा देखना तो देख लें जाए, या बस ठीक है याद है। जो मैंने इंटीग्रेटेड की एंट्रीज बताई थी वो बेसिक एंट्रीज थी, अगर वो देखनी है तो बेशक आप देख सकते हैं। उनको सामने रख के फिर अब ये तीसरा पेज पढ़ेंगे ना तो फिर रिलेट भी कर सकेंगे। पहली 5 एंट्रीज पढ़ लें, ये आपको समझ आ जाएंगी।
पेज 3 पे फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम, पहली 5 एंट्रीज पढ़ लें, ये आ जाएंगी समझ। बिल्कुल पहले पेज वाली एंट्रीज हैं, बस जो जो अकाउंट का नाम इस्तेमाल नहीं करना था उसकी जगह जीएल एडजस्टमेंट आ गया, बाकी वही पहले पेज वाली ही एंट्रीज हैं। हाँ जी ठीक है, पहली 5 एंट्रीज, ये आप जो इंटीग्रेटेड पढ़ा था ना वो बेसिक एंट्रीज थी, उन्हीं को सामने रख के देखे ना तो पहली 5 एंट्रीज वही हैं, सिर्फ जो नाम इस्तेमाल नहीं करने थे, जैसे क्रेडिटर्स का नाम इस्तेमाल नहीं करना था तो उसकी जगह है। हाँ सारी पढ़ लें। अच्छा पहली 5 ओके। अच्छा इसी तरह से आप अगली 3 देखें लेबर वाली, तो यह 8वीं एंट्री ऐसी मुझसे मिस नहीं हो गई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब पेएबल ही नहीं बनाया तो उसकी पेमेंट हम क्यों दिखाएं, तो इसलिए एंट्री नंबर 8 है ही नहीं, तो मैं यहाँ लिखता ही ना, मैंने सिर्फ सेम फॉर्मेट कॉपी किया ताकि आप लोगों को कंपैरिजन करने में आसानी हो। वो नहीं हो रही होंगी क्योंकि हमने सिर्फ उतनी ही करनी है जितनी P&L बनाने के लिए। पेएबल कैश हो रहा था तो उस एंट्री का ताल्लुक ही नहीं है फैक्ट्री लेजर से, तो इसलिए 8वें के सामने कोई एंट्री नहीं है, और जो छठे के नीचे क्रेडिट आना था वो हमें नहीं चाहिए, तो जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। 7वीं एंट्री वैसे ही जैसे पहले की थी। अच्छा बिल्कुल इसी तरह 9वीं और 10वीं एंट्री पढ़ लें, ये भी पहले जैसी हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स में एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा था, हमने कैश क्रेडिट नहीं करना तो जीएल एडजस्टमेंट आ गया। फिर एफओएच अप्लाई करना था, ये जैसे पहले कल पड़ी थी वैसी है। ये 11वीं नई चीज़ है, ये सुन लें, 11वीं नई चीज़ है, ये सुन लें। नॉशनल रेंट समझे, नॉशनल रेंट क्या होता है। एक बिजनेस ने फैक्ट्री में ऑपरेशंस करके, प्रोडक्शन करके चीजें बेची, 40 मिलियन कमाया। फैक्ट्री के मैनेजर बड़ा खुश है कि मैंने 40 मिलियन कमा के दिए। टॉप मैनेजमेंट कंपनी की कहे कि अच्छा ये बताओ कि अगर ये तुम सारी फैक्ट्री के रिसोर्सेज एज इट इज सारे किसी को किराए पे दे देते, खुद ना काम करते, किसी को किराए पे दे देते, तो कितना कमा लेते। ये रिसोर्सेज जो तुमने इस्तेमाल किए हैं, अगर ये सारा कुछ तुम खुद इस्तेमाल करने की बजाय तुम बाहर निकल आओ, सारी फैक्ट्री सारे ऑपरेशंस किसी को किराए पे दे दो, टेंजिबल एसेट्स है ना, वो फैक्ट्री है, उसमें प्लांट मशीनरी लगी हुई है, ये किसी को किराए पे दे दो तो कितना किराया कमा लेते। उसने जब मार्केट में पता किया तो पता चला कि 35 मिलियन तो सिर्फ किराया ही आ जाना था। तो ये मैनेजर साहब इतनी मेहनत करने के बाद 40 नहीं कमा के दे रहे, असल में वो इफेक्टिवली सिर्फ 5 कमा के दे रहे। दोबारा सुने, फैक्ट्री मैनेजर जो फैक्ट्री ऑपरेशंस रन कर रहा है, लेट्स से कि वो साल का 40 मिलियन प्रॉफिट कमा रहा है। अब कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ये देखती है कि अगर ये फैक्ट्री हम खुद रन करने की बजाय, ये बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है, किसी को किराए पे दे देते तो हम कितना किराया ले लेते, 35 मिलियन किराया कमा लेते। तो फिर इफेक्टिवली तो वो मैनेजमेंट सिर्फ 5 मिलियन ही एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर पा रही है ना।
तो इस 35 मिलियन को नॉशनल रेंट कहते हैं। नॉशनल वो चीज होती है जो बस ऐसे ही है, असल में नहीं है, बस वैसी ही बनाई गई है, नॉशनल। तो नॉशनल रेंट से मुराद ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर हम इनको किराए पे देते तो कितना कमा लेते। अब अगर वो फैक्ट्री खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे, तो उसको एज अ कॉस्ट यहां रखा जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप आगे चल के भी देखेंगे, जब हम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे ना, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली मिसाल आई है। हाँ हाँ, याद आ गया, एक और मिसाल भी थी, जब हम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट पढ़ रहे थे कि वो एक होल्डिंग कॉस्ट होती है, वहां मैंने मिसाल दी थी कि या तो ये हो सकता है कि हमने लोन लेके इन्वेंट्री खरीदी हो तो उस पर इंटरेस्ट पड़ता है, या ये मिसाल हो सकती है कि हमारे पास अपना बड़ा पैसा था और वो हम कहीं इन्वेस्ट करके कमा सकते थे, इस इन्वेंट्री पे फंसाने की वजह से नहीं कमा सकेंगे, तो वो भी हमारी एक कॉस्ट है। हाँ, ये भी एक मिसाल मैंने पहले दी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आगे चल के हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखेंगे कि वो इनकम जो हम कमा सकते थे, हमारे किसी एक्शन की वजह से वो ज़ाया हो गई, उसको हम अपनी कॉस्ट लेते हैं। तो ये वो नेशनल रेंट हमारी एक नेशनल नहीं, नॉशनल रेंट हमारी एक कॉस्ट है। दोबारा सुनिए, जो फैक्ट्री वाला ऑपरेशंस करके 40 मिलियन कमा के दे रहा है, नॉशनल रेंट एक ख्याली फिगर है कि अगर ये सारा कुछ खुद चलाने की बजाय किराए पे दे देता तो कितना किराया ले लेते। अब वो किराया हम नहीं ले रहे तो उसको हम अपनी एक कॉस्ट कंसिडर कर लेते हैं और वो एक नॉशनल रेंट के नाम से एक कॉस्ट बन जाती है। तो देखिए एफओएच कंट्रोल में डेबिट आ गया, ये कॉस्ट बन गई, ये नॉशनल रेंट है। हो सकता है उस मैनेजर से कहा जाए कि तुम्हारी इतनी मेहनत का फायदा तो हमें सिर्फ 5 मिलियन का ही है ना, तो तुम्हें बोनस 5 मिलियन पे मिलेगा, हो सकता है कोई ऐसी तरतीब हो। तो इसलिए ये नॉशनल रेंट नाम की एक चीज अकाउंट्स में लाई जाती है। ये असल में है 35 मिलियन, हम कोई पैसे दे रहे हैं किसी को नहीं, बस ये ख्याली चीज है ये देखने के लिए कि वाकई हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसको नॉशनल रेंट कहते हैं। तो नॉशनल रेंट एक ख्याली सी फिगर है, एफओएच कंट्रोल डेबिट, और ये एक टेम्पररी अकाउंट है नॉशनल रेंट, ये एंड पे जाके क्लोज हो जाता है। ये एंट्री नंबर 11 बताई मैंने। समीर पॉज करना था। नहीं, वर्किंग प्रोसेस में तो एफओएच अप्लाइड जाता है ना, वहां तो अप्लाइड जाता है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा ना, वर्किंग प्रोसेस में थोड़ी जाएगा, वर्किंग प्रोसेस में तो अप्लाइड जाएगा, तो इन्वेंट्री की अमाउंट नहीं इफेक्ट होगी इससे। अच्छा, एंट्री नंबर 12, 13 ये भी आप लोगों के लिए एक नई चीज है। ये क्या है, ये एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। ये वो एडमिन सेलिंग लोग हैं जो इस फैक्ट्री मैनेजर के अंडर आ रहे थे, क्योंकि इसने प्रॉफिट कमा के देना है ना, तो इसने प्रोडक्शन के अलावा और काम भी देखने होंगे, तो ये वो एडमिन सेलिंग है जो इसके अंडर आ रहे थे, तो ये वो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस। और अगर ये बहुत ज्यादा रेगुलर हैं तो इनमें भी बिल्कुल उस तरह काम किया जा सकता है जिस तरह एफओएच में होता है कि एक्चुअल का हिसाब अलग रखा जाता है और एक ओएआर टाइप बनाया होता है, वो अप्लाई कर दिए जाते हैं और फिर एंड पे जो कमी बेशी होती है वो अंडर ओवर अप्लाइड होते हैं। तो ये बिल्कुल एफओएच की तरह का तरीका चलता है कि हम दोबारा सुनिए, ये वो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं जो फैक्ट्री मैनेजर के अंडर ही आ रहे हैं और इनकी अकाउंटिंग बिल्कुल एफओएच की तरह है। जिस तरह एफओएच में है ना कि एक्चुअल को अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं एफओएच कंट्रोल, यहां भी एडमिन सेलिंग कंट्रोल आ रहे हैं। जो प्रोडक्शन वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर रहे हैं वो अप्लाइड है, यहां भी ऐसा ही है, जो कॉस्टिंग पीएनएल को चार्ज कर रहे हैं वो अप्लाइड है। तो ये बिल्कुल तरीके के एतबार से एफओएच जैसा ही है, ये है वो खर्चे जो इस मैनेजर के अंडर है। फिर एंट्री नंबर 14, 15 ये वही है जो पहले पढ़ चुके हुए हैं, फिनिश गुड्स बनने की एंट्री और फिनिश गुड्स बिकने की एंट्री। चूंकि कैश और डेटर हमने रिकॉर्ड नहीं करने, उसलिए डेबिट में सेल्स के सामने जीएल एडजस्टमेंट आ गया। अच्छा, अब नंबर 16 ये वही एंट्री है जो अंडर ओवर अप्लाइड की पहले भी पढ़ चुके हुए हैं आप। क्लोजिंग एंट्री से मुराद ये है, ये आपने इंट्रो में पढ़ा हो शायद, इंट्रो में क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, कुछ एक्सपेंसेस क्लोज करते हैं, वो पीएनएल में जाते हैं, फिर उनके बैलेंस खत्म हो जाते हैं, जो एसेट लायबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, फिर अगली दफा वो ओपनिंग बनते हैं, ये क्लोजिंग एंट्रीज कहलाती हैं। तो ये वो क्लोजिंग एंट्रीज हैं कि जो अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच है, नंबर 16 एंट्री, और बिल्कुल इसी तरह जो अंडर ओवर अप्लाइड एडमिन सेलिंग है, नंबर 18 एंट्री,
वो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में और P&L में एडजस्ट किए जा रहे होते हैं। और वो जो नॉशनल रेंट एक बनाया था वो एंड पे मैनेजमेंट चाहे तो उसको रिवर्स कर दे, क्योंकि असल में थोड़ी है, वो तो एक हवाई चीज़ है। तो ये एंट्री नंबर 17 ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होके कॉस्टिंग P&L में एडजस्ट हो रहा है। इसी तरह से ये सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, नेट प्रॉफिट है, ये वो क्लोजिंग एंट्रीज हैं। ये इंट्रो में पड़ी हुई है आपने कि एक्सपेंसेस क्लोज होके P&L में जा रहे होते हैं, इनकम क्लोज होके P&L में जा रही होती हैं, और जो नेट प्रॉफिट आता है वो फिर क्लोज होके कैपिटल में जा रहा होता है। ये इंट्रो में पड़ी हुई है। तो ये उसी तरह की एंट्रीज की हुई है। वो जो प्रॉफिट क्लोज होके कैपिटल में जा रहा होता है तो कैपिटल की जगह GL एडजस्टमेंट आ गया। तो ये कुछ फालतू सी एंट्रीज हैं, लेकिन मैंने लिखी सारी इसलिए ताकि कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाए। अब इन सारी एंट्रीज को एक दफा फिर देख लें। जिस तरह हम ट्रायल बैलेंस से बैलेंसेस उठा के P&L में शिफ्ट करते हैं तो वो क्लोजिंग एंट्रीज हैं। जैसे सेल्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है तो सेल्स डेबिट होती है और P&L क्रेडिट हो जाता है, सेल्स का अकाउंट क्लोज हो गया। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस आ रहा होता है, वो क्रेडिट होता है और P&L डेबिट हो जाता है, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्लोज हो गया। फिर P&L बताते खुद एक टी अकाउंट होता है, उसका एंड पे एक नेट प्रॉफिट निकलता है, फिर वो कैपिटल या रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है, P&L डेबिट होता है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट होती है। ये क्लोजिंग एंट्री है। ये आखिरी 3 एंट्रीज ये की हुई है। तो मटेरियल की 5 एंट्रीज पहले जैसी हैं, सिर्फ जो कैश और क्रेडिटर की जगह पर GL एडजस्टमेंट आ गया। लेबर वाली एंट्रीज वैसी सी हैं, बस 8वीं एंट्री को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका फैक्ट्री वालों को कंसर्न नहीं है। ओवरहेड्स वाली एंट्रीज, नॉशनल रेंट एक नई चीज बताइए आपको। नॉशनल रेंट का कॉन्सेप्ट दोबारा सुन लें कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी, खुद इस्तेमाल करने की बजाय किसी को किराए पे दे देते तो कितना किराया कमाते। अब वो किराया हम नहीं कमा पा रहे। क्यों नहीं कमा पा रहे वो किराया? क्योंकि फैक्ट्री हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको एज अ कॉस्ट नॉशनल रेंट हम FOH में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद जो एडमिन सेलिंग के लोग फैक्ट्री मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, ये उनके एक्सपेंसेस हैं और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही जैसे FOH की चल रही होती है कि एक्चुअल अलग रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और FOH थे तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट होने थे, एडमिन सेलिंग है तो कॉस्टिंग P&L को डेबिट होने। और ये दोनों डेबिट कौन से होने? अप्लाइड वाले। और जो अप्लाइड का अंडर ओवर अप्लाइड आ जाएगा वो एंड पे एडजस्ट हो जाएगा। तो सेम FOH वाला ट्रीटमेंट है। गुड्स वाली दोनों एंट्रीज पहले जैसी पड़ी हुई हैं। क्लोजिंग एंट्रीज, ये मैंने कहा कि जैसे हम इंट्रो में आप पढ़ चुके हैं ना कि एक्सपेंसेस इनकम क्लोज कर दिए जाते हैं P&L को, ये वही सब काम किया हुआ है, ये सब समेटा हुआ है। P&L क्लोज करने की एंट्री समेटी हुई है। तो ये डबल एंट्रीज हैं। अगर आपसे डबल एंट्रीज पूछी जाती हैं तो डबल एंट्रीज आपने याद रखनी है। लास्ट चीज कि अगर प्रॉफिट रिकंसाइल करने को कहा जाए, दोनों प्रॉफिट्स, कौन से दोनों प्रॉफिट्स? जो कॉस्टिंग P&L में आ रहे हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो रहे हैं, इनमें फर्क क्यों होगा? सेम क्यों नहीं होंगे? ये हमने जो डिफरेंट पॉलिसीज के मुताबिक किए हैं, नॉशनल रेंट आ गया, इसकी वजह से फर्क आ रहा है। तो अगर मैनेजमेंट देखना चाहे कि क्या वाकई सिर्फ यही फर्क है, कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो गई है, तो उसके लिए वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये भी एग्जाम में टेस्ट हो सकती है। देखिए अगले पेज पे मैंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई हुई है। आसान से कॉन्सेप्ट है। कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू किया, जो जो चीजें इसमें नहीं थी वो डाल ली और जो जो चीजें डिफरेंट थी डिफरेंट वाली निकाल के फाइनेंशियल प्रॉफिट वाली डाल दी। तो इस सबको प्लस माइनस करने के बाद एंड पे अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। दोबारा सुने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो कंपनी के सारे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं ना, जो हेड ऑफिस वाले हैं वो भी आ रहे होते हैं। जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें तो सारे एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, हेड ऑफिस वाले भी आ रहे होंगे। कॉस्टिंग P&L में आ रहे होंगे? नहीं। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले प्रॉफिट तक पहुंचना है तो हेड ऑफिस वाली आइटम्स खुद डालनी पड़ेंगी ना। ये पहली 2 लाइनें वो हैं। रिकंसिलिएशन में देखें, कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस से रिलेटेड थे वो कॉस्टिंग P&L में थोड़ी आ रहे होंगे। कॉस्टिंग P&L में तो फैक्ट्री वाली चीजें आ रही थी, तो वो खुद डालेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट में उसको कह रहा हूं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आता है, जो बिजनेस ने पूरा IAS के मुताबिक बनाया होगा, उसकी बात कर रहा हूं। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट से अगर वहां तक पहुंचना है तो हेड ऑफिस वाली चीजें प्लस माइनस करनी पड़ेंगी। फिर इसी तरह से जो अपने रूल्स कॉस्टिंग के लिए डेप्रिसिएशन मेथड बनाए हुए थे, वो एक्सपेंस चार्ज किया हुआ था, वो एड बैक कर देंगे
उसकी जगह जो IS वाली डेप्शन बनती है वो डाल देंगे। तो देखें तीसरी चौथी लाइन, कॉस्टिंग वाली डेप्शन निकाल दी, एड बैक, और उसकी जगह पर अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन डाल दी। और इसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स की भी एडजस्टमेंट्स कर दी कि जो कॉस्टिंग के रूल्स वाले इन्वेंट्रीज थी वो निकाल के, हटा के, रिवर्स करके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स बनते थे वो वाली शामिल कर दी। और इसी तरह हमने नॉशनल रेंट चार्ज किया हुआ था, उसको रिवर्स कर दिया। फिर इसी तरह से ये अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट करने थे, ये एडजस्ट कर दिए। और इन आखिरी तीनों के बारे में नीचे एक नोट लिखा हुआ, वो भी पढ़ लें। हाँ जी, ये आखिरी 3 लाइनें मैंने कहा था, इसके लिए नोट लिखा हुआ है कि अगर तो ये एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज में जो थी वो कर दी हुई है तो फिर रिकन्सिलेशन में लाइनों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमने रिवर्स कर दिया होगा ना, फिर नॉशनल रेंट रिवर्स कर दिया होगा। लेकिन अगर ये एंट्रीज नहीं की हुई है अभी तो फिर ये रिकन्सिलेशन में लाइनें आएंगी। अच्छा, अब फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम यही है, या तो आपसे डबल एंट्रीज टेस्ट हो जाएंगी या फिर आपको रिकन्सिलेशन का सवाल आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस होमवर्क ही कर लें और बहुत है वो। इसका पैक की बुक में एक सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन। तो वो मैंने आप तक जब ये लेक्चर पहुंचेगा उससे 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग हुई होगी, तो मैंने ग्रुप में ये मंगवा लिया था। फिर तो जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक नहीं है तो मैंने ग्रुप में ये पिक्चर मंगवा ली हुई है। और ये आपका होमवर्क है। एक स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन भेजा हुआ और साथ एक आंसर भेजा हुआ है, तो ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा राइस की बुक में, आई कैप की बुक में, पैक की बुक में जो 2-4 सवाल अगर रह गए हैं वो आप खुद ही कर मर लें। अगर मैं क्लास में कराऊं, उन पर डिस्कशन करूं, हो सकता है थोड़ी बहुत मुश्किलें हों, लेकिन चूंकि उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफ़ी कम है तो इस 2 महीने के हिसाब से उस पर फोकस ज़्यादा लगा देना जो है वो बेवकूफ़ी है। तो इसलिए वो आप खुद ही करें। और अगर कोई मसला होता है, कोई करना चाहे तो, नहीं करना दफ़ा करें, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो जो 4-5 सवाल हैं वो ग्रुप में भी नहीं, पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, ताकि बाकी लोग ही ना परेशान होते रहें। तो इसका वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने ग्रुप में डाला है वो होमवर्क है, बाकी हस्बे तौफीक जितना करना चाहें। और ये चैप्टर बस ख़त्म है। ये चैप्टर मैंने क्यों कराया, मेनली वो जो पहले पेज वाली डबल एंट्रीज है ना, मेनली उनके लिए कराया था। वो प्रोसेस कॉस्टिंग में इस्तेमाल होंगी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल अगर आ जाता है उसमें इस्तेमाल होंगी। तो इसलिए चैप्टर कराया था, थोड़ा सा कराता, बाकी बाद में कराता तो टूट जाता, इसलिए सारा अभी करा दिया। और चूंकि आसान है तो मैं देखूंगा इन 3 लेक्चर्स को एक ही दिन में या तो डाल दूंगा, आप तक पहुंचा होगा, या मैं अगर मूड हुआ तो 2 दिनों में पहुंचा दूंगा। तो ये चैप्टर बस खत्म हो गया। मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया था, उस पर कुछ लोगों का पर्सनल सवाल, पर्सनल टेक्स्ट में भी सवाल आए थे। मैं अब कह के बोल के इस बात को क्लियर कर देता हूं। कॉस्ट की बुक में 2 चैप्टर्स हैं, एक टोटली थ्योरेटिकल है और जो दूसरा है वो पार्शियली न्यूमेरिकल है और मेजर उसमें थ्योरेटिकल है। इनसे 5-7 नंबर का सवाल आ सकता है, आ जाता है। जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग चैप्टर है उसका तो कॉस्ट अकाउंटिंग से तो ताल्लुक है ही नहीं ना। ये तो आप पढ़ेंगे भी तो आपको BM जैसा फील हो रहा होगा, ऊंची ऊंची बातें ऊपर से जा रही होंगी। इसमें अगर मैं आपको क्लास में इस पर टाइम लगा भी दूं तो मेरे बताने के बाद भी आप शायद वहीं खड़े होंगे जो मैं ना बताता तो खड़े होते, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैं आपको ओवरऑल एक छोटी सी समरी बताता हूं। बिजनेस जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वहां दुनिया वालों को यह भी बताए कि हम पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं, हम माहौल की अच्छाई के लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, यानी अपने आप को अच्छाइयां बताना। फिर इसमें इन अच्छाइयों को बताने के लिए हम अपने अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, हम क्या, जिस तरह ये जैसे अभी कोरोना का मसला चल रहा है तो हम इसके अंदर अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, किस तरह से लोगों की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। अब इसका कॉस्ट अकाउंटिंग से तो ताल्लुक नहीं है ना, ये तो BM जैसी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में ये चीज़ें भरी हुई हैं। इंटरनेशनली इनके ऊपर कुछ रूलिंग्स भी हैं, कुछ मुल्कों के ऊपर कुछ रूल्स भी होते होंगे कि ये रूल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। समझने में आसान था इसलिए मैंने सेफ्टी, इन्वायरमेंट की मिसाल दी है, और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इनमें जो की कंसिडरेशंस हैं ये आपको रटने ही पड़ेंगे
इनमें कुछ वर्ड्स मुश्किल भी होंगे तो वो डिक्शनरी सामने रखना और उनके मीनिंग देख लेना। इस चैप्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिलेबस में क्यों डाला गया है ये तो आईकैप को पता होगा। इसमें से सवाल थ्योरेटिकल 5-6 नंबर का आ सकता है, जहां बेटा सारी जिंदगी आपने रट्टे लगाए हैं, एक चैप्टर और कह रहा हूं रट्टा लगाने का। और ऐसा भी नहीं कि 100 सफ़े का चैप्टर है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग चैप्टर नंबर 18 है और इसमें मैं आपको पेजेस भी गिन के बता देता हूं। 628 से ये शुरू हो रहा है और 638 पे खत्म हो रहा है। 11 पेजेस हैं सारे इस चैप्टर में, 11 पेजेस हैं। इन 11 पेजेस को कह रहा हूं याद करने को। अगर आप कहें कि जी रट्टे नहीं लगते तो यार सारी जिंदगी रट्टे लगाए हैं, सारी जिंदगी रट्टे लगाए हैं, लगा लें रट्टे। अगर आप कहें नहीं रट्टे नहीं लगाए, अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं, सूरतें उसमें याद की हुई हैं, उनके मतलब आते हैं, रट्टे ही लगाए हुए हैं ना, तो जहां रट्टे लगाए हैं लगा ले रट्टे। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि इसमें सवाल आ गया 3, 4, 5 नंबर का, रट्टा लगाया हुआ था, आप वो रट्टा छाप दें। यानी जैसे इसमें ना एक टॉपिक है की कंसिडरेशंस, मेरे सामने आ गया की कंसिडरेशन ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं उनकी की कंसिडरेशंस क्या हैं, उनकी मेन कंसिडरेशंस क्या हैं, कि वो किस तरह से इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं माहौल के अंदर, डिसीजंस मेकिंग के अंदर। अब ये 5 बुलेट पॉइंट मुझे सामने लिखे नजर आ रहे हैं। अगर आप इनको रट लेते हैं और इंग्लिश में लिखे हुए, अरबी तो चलो कुछ भी नहीं समझ आती ना, इंग्लिश तो फिर समझ आती है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी का मतलब समझ के आप कोई ना कोई कहानी बना सकते हैं। अगर आपने इनको रट लिया और पेपर में इन पे सवाल आ गया, जो कि आ जाता है 5-6 नंबर का, तो ये वो वाहिद 5-6 नंबर होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने सही लिखे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पता नहीं सही कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे, लेकिन ये रट्टे वाले 5-6 नंबर वाहिद होंगे इस पेपर के अंदर जिसमें आपको यकीन होगा कि 5-6 नंबर ठीक लिखे हैं आपने। तो एक 11 पेजेस का रट्टा लगाना है, लगा लें। इनमें आप गूगल को सामने रखिएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स टेक्निकल होंगी, जैसे केपीआई सिलेक्शन, कि जी केपीआई क्या होता है, इसको आप गूगल करके देख लें केपीआई क्या होता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है वैसे, लेकिन आप गूगल करके देख लें, गूगल ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह डिक्शनरी सामने रख लें, बल्कि डिक्शनरी क्या है वो भी गूगल पे ही देख लें, गूगल बता देगा। तो आप इसमें इंटरनेट की मदद लेके आप इस चैप्टर को इतना समझ लें बस कि ये आपको याद रखने में आसानी हो। लेकिन इसमें यकीन करें, मैं पीछा नहीं छोड़ा रहा, यकीन करें इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी अगर आप कहें नहीं सर आप एक बार इस पर लेक्चर लगा दें, अगर मैं इस पर लेक्चर लगा भी दूं फिर भी रटना आपको पड़ेगा ही। मेरे लेक्चर लगाने से अगर मैं 1 घंटा इस पर बोल देता हूं, 1-1.5 घंटा मैंने बोल दिया इस पर, तो मेरे बोलने की बरकत से आपके जहन में खुद ब खुद आपके दिल में सेव हो गया होगा। ये रट्टा तो फिर भी लगाना पड़ेगा, तो रट्टा लगाना पड़ेगा। अब इन 11 पेजेस को आपने रटना है। अगर आप रोज के 1-1, 2-2 पेजेस कर लें तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे, और ये 1 हफ्ता अभी अगर करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। अगर आप कहेंगे ना कि नहीं पेपर के करीब आखिरी अगस्त में जाके करेंगे, तो वो अगस्त से होता होता सितंबर के फर्स्ट वीक पे आएगा। फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आप नहीं कर पाए होंगे, अच्छा पेपर वाली सुबह में कर लूंगा, पेपर वाली सुबह बाइक पे चिंची पे बैठ के कर लूंगा, पेपर वाली सुबह भी आप नहीं कर पाएंगे। और होगा क्या कि पेपर में 5 नंबर का सवाल आया होगा और 45 पे फेल होकर आप रोते फिर रहे होंगे। ये हुआ था, मैं 2 बैचेस पहले एक बड़ा लाइक स्टूडेंट था, ये मैं उसकी मिसालें हर बैच में दिया करता हूं, 46 पे फेल हुआ था उसका कॉस्ट। 6 नंबर का की कंसिडरेशंस का सवाल आया हुआ था और वो चैप्टर छोड़ के गया हुआ था, यानी वो 6 नंबर छोड़ आया था, 46 पे फेल हुआ था। वो अच्छा खासा लाइक बच्चा था, 46 पे फेल हो गया था कॉस्ट में। ये 6 नंबर का सवाल था जो छोड़ के गया हुआ था। फिर बाद में उसको एहसास हुआ, फिर पोस्ट बैच पढ़ रहा था मुझसे, तो फिर वो इस चैप्टर को बड़ा याद करता था। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को रट्टा तो बहरहाल लगाना है। तो जो अभी मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूं, चूंकि उनमें अभी काम का प्रेशर भी कम है, अभी मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग अगली क्लास से शुरू कर लेना है। अभी अगली क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाने लगा हूं, मुश्किल होता जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग मुश्किल है, बजटिंग और ही मुश्किल है, वेरिएंस है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारे चैप्टर्स अब मुश्किल शुरू होने लगे।
तो जो अभी आपके पास टाइम है, अभी 2 4 5 दिन 6 दिन, अगर आप इन पे रट्टा लगा लेते हैं, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग भी जो है ना, मैं शुरू के 3 4 दिन थोड़ा हाथ वाला ही होगा, उसके बाद फिर जाके मुश्किलें होंगी। तो अगर आप अभी से इन 6 7 दिनों में इस रटने वाले चैप्टर को रट लेते हैं तो बेटा आप ही का फायदा है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपने रटनी है। अच्छा, मैंने ये जो बात की है रिपीटर्स के लिए नहीं की है। मुझे एक बच्चे का मैसेज भी आया था कि ये रिपीटर्स को आपने गाइड किया, नहीं, ये मैंने सबको कहा है, ये सारे स्टूडेंट्स को मैंने कहा है कि सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर आपने रटना है और अभी से पढ़ के रट लें। दूसरा चैप्टर मैंने कहा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इससे चैप्टर वो 16 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 16 है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग चैप्टर 18 है। इसको राइस की बुक से कर लें। मैं वैसे ना रट्टे वाली चीज़ों को आई कैप की बुक से प्रेफर इसलिए करूंगा क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होगा, जिसको पता होगा कि रट्टे वाला चैप्टर है, वो आई कैप की बुक सामने रखेगा और उसमें से कोई पॉइंट उठा के सवाल बना देगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि रट्टे वाले चैप्टर आई कैप की बुक से, वो राइस की बुक को सामने रख के थोड़ी पेपर बनाएगा। तो जो रट्टे वाला चीज़ है, रट्टे वाली, वो बेहतर है कि आई कैप की बुक से की जाए। तो चैप्टर 18 था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये आपने रट्टा लगाना है। और चैप्टर नंबर 16 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का रट्टा तो आप इस हफ्ते में लगाएं ना, नहीं लगाना आपकी मर्जी, मैंने आपको बता दिया। और ये मैं खैर स्टूडेंट का नाम का पर्दा रख रहा हूं, लेकिन मैंने हवाई बात नहीं की है। वाकई वो स्टूडेंट था मेरा जो 46 पे फेल हुआ था और 6 नंबर का की कंसिडरेशंस का सवाल आया था, जो वो नहीं करके गया हुआ था। नहीं करना आपने, मर्जी है आपकी, मैं तो सिर्फ कह सकता हूं। लेकिन ये यकीन दिला रहा हूं कि इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। मैं अगर एक लेक्चर दे भी दूंगा, मैं पैक में क्या किया करता था, पैक में मैं ये करता था कि मैं तो चलो जो पढ़ाऊंगा वो इस बुक से पढ़ के पढ़ाऊंगा ना, मुझे तो उसके अंदर की गहराई नहीं पता उतनी। मैं एक टीचर से इसकी क्लास स्पेशल करवा दिया करता था, जो एमफिल पीएचडी में ये चीज़ें पढ़ते भी थे, वो इसमें वीडियोस भी दिखाते थे, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करते थे। इवन उसके बाद भी बच्चे कहते थे अच्छा सर बताएं पेपर के लिए क्या करना है, तो मैं कहता था ये पेजेस रटने। इन द एंड भी वो रटा ही लगाते थे। तो उस क्लास का फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन जब तक आप रटेंगे नहीं ये टॉपिक तैयार नहीं होगा। तो आप इस वीक में सस्टेनेबिलिटी रट लें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का फिर ऐसे कर लेंगे कि मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पेजेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हैं जो आपने खुद ही करने हैं। उसके बाद अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हेडिंग शुरू हो रही है। ये काफ़ी टेक्निकल है, ये मैंने समझाना है। ये 4 पेजेस और हैं, ये मैंने समझाने हैं। लेकिन जो 16-17 पेजेस उससे पहले हैं ये आप खुद ही पढ़ेंगे और ये पढ़ के समझ आएंगे। ये सस्टेनेबिलिटी की तरह का नहीं है। जैसे ओवरड्राफ्ट क्या होता है कुछ तो पहले ही पता है, बाकी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, इट इज अ सिक्योरिटी दैट इज इशूड बाय अ बैंक, तो नहीं पता, ये अंग्रेजी समझ नहीं आ रही क्या। इट इज इशूड बाय अ बैंक किस लिए, ताकि वो सिक्योरिटी के तौर पे रखे। तो जो आपके पास अकाउंटिंग फाइनेंस का नॉलेज है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ के आप समझ सकते हैं। ये इतना अजीब चैप्टर नहीं है। फिर भी मैं इसमें काम कर लूंगा कि जब आप सस्टेनेबिलिटी चैप्टर का रट्टा लगा लेंगे तो उसके बाद फिर मैं इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रोज के 2-2 पेजेस, कभी 2 कभी 3, आपको उन 2-3 पेजेस की समरी गाइड कर दिया करूंगा कि इन 3 पेजेस में ये लिखा हुआ है, मेन चीजें। फिर आप अगले दिन वो पढ़ लिया करना। फिर उससे अगले लेक्चर में अगले 3 पेजेस गाइड कर दिया करूंगा, फिर आप वो पढ़ लिया करना। इस तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मैं जरूर इनपुट दे सकता हूं। सस्टेनेबिलिटी में मेरा कोई इनपुट नहीं है, वो आपने रट्टा ही लगाना है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आज से ही रट्टा लगाना शुरू कर दें। चलें जी, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास से मैं इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करने जा रहा हूं, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही मुस्लिम में एक हदीस है और ये बहुत ही कमाल की हदीस है। वैसे तो खैर आप की हर फरमाई हुई बात कमाल के आला दर्जे की है, लेकिन इसको अगर आप ज़िंदगी में अपना लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सैयदना सुहेब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है।
बेशक उसके हर मामले में इसके लिए खैर है, और यह सिर्फ मोमिन ही के लिए है। अगर उसे खुशी पहुंचे तो शुक्र अदा करता है, जब खुशी पहुंच रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से ही है, तो कनेक्शन अल्लाह से जुड़ गया, जो उसके लिए खैर है। और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, जो उसके लिए खैर है। अब इसमें अल्लाह से ईमान क्या जोड़ रहा है? हमारा ईमान ये है, जो ईमान के कुछ स्टेप्स है ना, तौहीद है, फरिश्तों पे ईमान है, किताबों पे, रसूलों पे ईमान है, उसमें एक पॉइंट है तकदीर पे ईमान। एक होता है जो हम कर रहे होते हैं और एक होता है जो हो रहा होता है। जैसे मैंने बीज लगाया, ये मैंने लगाया, लेकिन पौधा जो उग रहा है ये मैंने नहीं उगाया। मैंने पानी पिया, ये मेरा एक्शन है, लेकिन जो उसके नतीजे में प्यास बुझ रही है वो मैं नहीं कर रहा। मैंने इस चाय का कप उठाया, मुंह से लगाया, उसको ऐसे उंडेला, ये मैंने किया है, लेकिन इसके नतीजे में चाय मेरे मुंह के अंदर जाएगी कि नहीं। एक वाकया याद आ गया, मैं एक दफ़ा ऐसी क्लास में ना चाय पी रहा था, तो चाय का कप मैंने उठाया, मुंह से लगा के इसको ऐसे किया। मैं यही कर सकता हूँ ना चाय पीने के लिए, यही सब ज़रूरी है, लेकिन उस लम्हे चाय मेरे मुंह के अंदर नहीं जानी थी। ये एक छोटा सा मैसेज मैंने फील किया। चाय के ऊपर बाज़ ऊपर ना मलाई आ जाती है, वो एक तह सी जम जाती है। मैंने कप उठाया, मुंह से लगाया, कप ऐसे उंडेला, मैक्सिमम मैं यही कर सकता था, लेकिन उस मलाई की वजह से मुंह के अंदर मेरे चाय गई ही नहीं, और वो मिस कॉल मार के मैंने कप वापस रख दिया। तो मैं जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी कि चाय मेरे मुंह के अंदर जाए, नहीं गई। तो तकदीर पे ईमान ये है कि जो होना था वही हुआ है, और जो नहीं होना था मैं जो मर्जी कर लूं वो नहीं होना था। इसमें मेरा काम क्या है? मेरा काम है एफर्ट करना। अगर मैं कहूं कि जी अगर मैंने पास होना है तो मैं हो ही जाऊंगा, तो मैं घर बैठा रहूं, नहीं, ये बकवास है, ये टेस्ट नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई पूरी करनी है और पेपर अच्छा सॉल्व करना है, बस। पास होना है अल्लाह की मर्जी, पास नहीं होना ये भी अल्लाह की मर्जी, लेकिन मेरा काम बेस्ट एफर्ट करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पढ़ूं ही ना, कोई अल्लाह की मर्जी नहीं थी मैं पास नहीं हुआ, नहीं, इस तरह नहीं कर सकते हम। तो मोमिन का अल्लाह पे ईमान क्या है? खुशी पहुंचेगी तो शुक्र अदा करेगा क्योंकि अल्लाह की तरफ से खुशी मिली है, और तकलीफ पहुंचेगी तो सब्र करेगा क्योंकि अल्लाह की तरफ से तकलीफ थी, अल्लाह मैं राजी हूं आपसे। तो इन दोनों में खैर ही खैर। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।